हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें हम जीन क्लोनिंग समझेंगे। सो बेसिकली ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले टूल्स जितने भी हैं उनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बीटी राइस के बारे में सुना होगा, ये सभी क्या हैं? ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेली अपडेट्स के लिए बच्चों आप फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ पे दिए गए आइकन्स पे भी डायरेक्टली क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योर टेस्ट पेपर्स, रिगार्डिंग टू योर क्लासेस, और कुछ भी न्यू एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड, कोई नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको मिलती रहेगी। ऑल्सो आप फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के PDF नोट्स, आपकी क्लास जो आप लोग लगा रहे हैं उन क्लासेस के जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो, ऑल्सो आपके स्टडी मटेरियल्स और एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, टेस्ट पेपर्स, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल ऐप पे आपको मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें हम जीन क्लोनिंग समझेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग समझेंगे, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग समझेंगे और स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझेंगे। सो बेसिकली ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले टूल्स जितने भी हैं उनको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है उसके बेसिक प्रिंसिपल समझने वाले हैं, जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे, एंड एप्लीकेशन समझेंगे क्या हैं इसके। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स। डेफिनेशन की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियली मॉडिफाई करते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, मुझे उसका जेनेटिक मेकअप चेंज करना है, या फिर एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, एग्जिस्टिंग जेनेटिक मेकअप में कुछ मैनिपुलेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर डीएनए मैनिपुलेशन, या फिर हम इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं, राइट। गोल क्या है इसका? किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुछ इम्प्रूवमेंट लाना ताकि हम उसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, जैसे इंसुलिन, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। आप सभी ने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, और फ्लेवर सेवर टमाटोज़ के बारे में सुना होगा, बीटी राइस के बारे में सुना होगा। ये सभी क्या हैं? ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडिफाई किए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स थे, मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइस थे, या फिर और भी अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम टमाटोज़ का। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टमाटोज़ थे, इनके जेनेटिक मेकअप में मैंने कुछ ऐसा चेंज कर दिया, इसके डीएनए में कुछ ऐसा चेंज कर दिया कि जब इनको राइप होना था 2 to 3 डेज़ में, अब ये राइप होंगे 6 to 7 डेज़ के अंदर। तो मैंने इनकी डिलेड राइपनिंग कर दी, यानी कि अब ये राइप लेट होंगे, जल्दी गलेंगे, लेट गलेंगे। तो इनका राइपनिंग हमने क्या कर दिया? इनका राइपनिंग हमने डिले कर दिया। सो दिस इज़ बीटी टमाटोज़, जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटोज़। इसका नाम है फ्लेवर सेवर राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो। ऑल्सो राइस में भी इसी तरह से गोल्डन राइस बनाए गए थे, जिनमें कुछ क्वांटिटीज़, प्रोटीन की क्वांटिटीज़ और अदर विटामिन B12 की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल वन से ज़्यादा थी। तो बेसिकली इसमें किया क्या है? इसमें हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल को, जो एग्जिस्ट करता था जीन, उसको मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि वो हमें कुछ फ़ायदा दे सके, राइट। और डिटेल अगर समझते हैं तो इंसुलिन ले सकते हैं, वैक्सीन्स ले सकते हैं, एंजाइम्स ले सकते हैं। इंसुलिन का सभी को पता है, पिग के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता था, लेकिन अब उससे एलर्जीज़ बहुत तरह की हो रही थी। ऑल्सो एथिक्स कहते थे कि नो, दिस इज़ नॉट फेयर, एनिमल्स को मार के उनका इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए ह्यूमन इंसुलिन को, जीन को
ह्यूमन इंसुलिन जीन से हमने ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाया, फिर उनको वायल्स में फिट किया और फिर उनको एज अ इंसुलिन इंजेक्शंस यूज़ किया। सो व्हाट आर दीज गोल्स? इनके गोल्स बेसिकली यही हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ न्यू ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे हम बायोलॉजिकल फीचर्स को यूटिलाइज करके कुछ नया बना सकें। तो चलिए क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, जीन क्लोनिंग की तरफ बढ़ते हैं। जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़, एक स्पेसिफिक जीन की बड़ी सारी कॉपीज़ बनाना। मान लीजिए मैंने इस डीएनए से एक स्पेसिफिक जीन को निकाल लिया। अब इस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ प्रोवाइड करना, बहुत सारी कॉपीज़ बनाना, ये काम है जीन क्लोनिंग का। अब कैसे होता है? पहले आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं डिज़ायर्ड जीन को, फिर उसको वेक्टर में डालते हैं, फिर वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट में डालते हैं और होस्ट के अंदर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवाते हैं। ये है आपका तरीका जीन क्लोनिंग का। सबसे पहला काम है अपने डिज़ायर्ड जीन को निकालो, आइसोलेट करो। वंस वो आइसोलेट हो गया, उसको वेक्टर के अंदर डाल दो। वो वेक्टर के अंदर चला गया, यानी कि ऐसे एक वेक्टर था, इसके अंदर मैंने मान लीजिए यूं करके एक अपना डिज़ायर्ड जीन डाल दिया। ये मेरा डिज़ायर्ड जीन था, वेक्टर के अंदर डाल दिया। अब इस वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। होस्ट सेल के अंदर फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमने करवा दी। ऐसे हम जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं। नाउ क्या ज़रूरत है? जीन की क्लोनिंग से होगा क्या? मेडिसिन पर्पस अगर हम देखें, मेडिसिन फील्ड में अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स को प्रोड्यूस करना, रिकॉम्बिनेंट्स का प्रोडक्शन ये है, जिसमें कि हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाना, जैसे ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरॉन्स, ये सभी का प्रोडक्शन। जीन थेरेपी, जिसमें कि स्किड का ट्रीटमेंट, हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट, ये सब हो सकता है। वैक्सीन्स का डेवलपमेंट, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट यीस्ट से बनाया गया था। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में या ऑटो इम्यून डिजीज़ की थेरेपीज़ में। डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे पीसीआर बेस्ड जेनेटिक टेस्टिंग्स एंड ऑल, ये सब आ जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जितने भी हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जो मैंने आपको भी बताया। न्यूट्रिशनली इनरिच्ड क्रॉप्स, जैसे कि गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए था, आई थिंक मैंने B12 बता दिया था बाय मिस्टेक, इट्स विटामिन ए, ठीक है। आयरन रिच वीट में आयरन ज़्यादा अमाउंट में। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में ग्लाइकोफॉसेट रेजिस्टेंट सोयाबीन, वो सोयाबीन जिसमें ग्लाइफोसेट कम होगा। डिलेड राइपनिंग करवाई थी फ्लेवर सेवर टमाटोज़ की। तो ये सभी आपकी एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छी हमें आउटकम्स दे रहे हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, जैसे अमाइलेज, प्रोटीएज, सेल्यूलेज, जीएम माइक्रोब्स से बनाई गई। लास्ट क्लास में हमने जब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज़ पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज, प्रोटीएज, सेल्यूलेज, ठीक है। देन इज़ बायोफ्यूल का प्रोडक्शन, इंजीनियर्ड यीस्ट फॉर इथेनॉल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जैसे कि बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग PHAs, ये सभी आपके जो थे इंडस्ट्री में काम आने वाले थे। इन्वायरमेंट की बात करें तो बायो रेमिडिएशन, जैसे ऑयल स्पिल्स के डिग्रेडिंग, बायोसेंसर्स फॉर पॉल्यूशन डिटेक्शन, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, बायोसेंसर्स, इस तरह से। रिसर्च में अगर हम देखें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर स्टडी, नॉकआउट माइस मॉडल्स, जो माइस के मॉडल्स बनाते हैं फॉर स्टडी ओनली। जीन एडिटिंग, क्रिस्पर Cas9, टेलन्स थ्योरी, ये सभी जो हैं ये हमारे रिसर्च फील्ड में भी हमें हेल्प आउट करते हैं। सो ये वाला जो आपके पास सामने टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। वंस आई इरेज ऑल द थिंग्स, आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा करने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन जब यहाँ से आएगा कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे टैबुलर फॉर्म में देते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, राइट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स क्या हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कुछ बेसिक्स
टूल्स पे काम करता है, बेसिक की रूल्स पे काम करता है, जिसमें आ जाता है सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जो हम यूज़ करते हैं ना कॉमनली, दैट इज़ आपका टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 आप लोग यूज़ करते हो क्योंकि ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट्स पे जाके कट करता है। एग्जाम्पल टाइप 2 में आ जाता है इको R1, हिंट 3, बैम H1, ये सभी आपके टाइप 2 के एग्जाम्पल्स हैं। तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। उसका एडवांटेज है कि ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट करता है। फंक्शन क्या है इसका? ये मॉलिक्यूलर सीजर है, कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स पे। पैलिंड्रोमिक साइट्स क्या होती हैं? GAATTC। अगर इसका मैं एंटी कोड देखती हूँ तो बनता है GTTAAC, तो आप इसे AAG, तो आप इसे यहाँ से यहाँ रीड करिए, यहाँ से यहाँ रीड करिए, ये सेम है। इस तरह की साइट्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक साइट्स। अब जब ये पैलिंड्रोमिक साइट से कट करेगा, ये दो तरीके से कट कर सकता है। पहला तो ये वाला कट है, जब ये ऐसे कट करेगा तो ये प्रोवाइड करेगा आपको स्टिकी एंड, और अगर ये डायरेक्टली ऐसे कट करता है, इक्वल एंड्स में कट करता है, तो ये प्रोवाइड करता है ब्लंट एंड्स। सो ये दो तरह के कट्स दे सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स अगर ये देता है तो ये स्टिकी एंड्स देता है। स्ट्रेट कट्स देता है विद नो ओवरहैंग, ऐसा ओवरहैंग नहीं है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट कट देता है तो ये प्रोवाइड करता है आपको ब्लंट एंड। इसका एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? कट करने के लिए फॉरेन डीएनए को स्पेसिफिक साइट से हम इसे यूज़ करते हैं और फर्दर ये कंपैटिबल बनाते हैं कि जॉइनिंग वेक्टर्स को आके जॉइन कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डीएनए लाइगेस। लाइगेस आपको पता है ग्लू की तरह काम करता है, चिपकाने का काम करता है। तो ये दो डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जॉइन करता है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर मान लीजिए इस तरह से एक और इस तरह से दूसरा डीएनए आपके पास है, तो ये एक दूसरे से जॉइन करेगा बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ये करवाएगा आपका लाइगेस एंजाइम। ये सील करने के लिए फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर हेल्प करता है। मान लीजिए इस तरह से आपका वेक्टर था और यहाँ पे मुझे फॉरेन डीएनए को सील करना है, चिपकाना है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की हेल्प से फॉरेन डीएनए जो है यहाँ पे स्टिक आउट हो जाएगा, परमानेंटली चिपक जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग? डीएनए लाइगेस यूज़ करते हैं, T4 डीएनए लाइगेस। दिस इज़ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत एसेंशियल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि अगर लाइगेस नहीं होगा तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो स्टिक नहीं होगा इनटू वेक्टर। तो लाइगेसेस का काम जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ वेक्टर। वेक्टर क्या है? अब किस में हम चिपका रहे हैं? व्हाट इज़ द वेक्टर? डीएनए व्हीकल्स। अब व्हीकल्स की तरह काम करते हैं, फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन के लिए, तो वो हैं आपके वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? देखिए, आपका फॉरेन डीएनए था, उसने अपने ऊपर बिठाया और उसे होस्ट तक पहुंचाया, तो वो व्हीकल्स की तरह है, कुछ गाड़ी की तरह है। ये आपको उठाते हैं, रखते हैं और प्रोवाइड करते हैं जहाँ आपको जाना, जैसे आपका स्कूटर, बाइक, कार, व्हाट्सएवर यू यूज़। आप अपने घर से उठते हो और अपने जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो इन दिस व्हीकल। सिमिलरली वेक्टर भी व्हीकल की तरह है, फॉरेन डीएनए को उठाते हैं, कैरी करते हैं और होस्ट तक पहुँचाते हैं। सो कितने तरह के हो सकते हैं? देखो, जैसे मैंने अभी आपको कितने सारे गिना दिए, आपकी साइकिल, स्कूटर, बाइक और कार, व्हाट्सएवर। ऐसे ही वेक्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं। प्लास्मिड्स होते हैं, बैक्टीरियोफाज, कॉस्मिड्स, बैक और यैक ना बड़ी वाली कार्स हैं, बड़े बड़े डीएनए इसको कैरी करती है, मतलब पूरी फैमिली आ सकती है इसमें। तो यस, ये क्लोन करती हैं लार्ज डीएनए की कॉपीज़, और ये यैक जो है ये उससे भी बड़ी, लगा लो 7 सीटर कार की तरह, ठीक है। तो ये बड़े बड़े कैरियर्स हैं। कॉस्मिड्स की बात करें तो ये हाई कैपेसिटी है, क्लोनिंग एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। बैक्टीरियोफाज में फाज होता है और ये एकोमोडेट करता है थोड़े बड़े फैक्टर्स को। और प्लाज्मिड जो है वो PBr322 सबसे कॉमन वन है, सर्कुलर रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली इन बैक्टीरिया। ये छोटे को, बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स को करता है, 10 to 30 किलो बेस पेयर्स तक ये कैरी कर सकता है। ग्रेटर देन 30 ये करेगा, 100 तक ये करेगा, 100 to 300 ये करेगा, और 300 से ज़्यादा टिल 1000 तक
ये करेगा, ये इसका साइज रहता है। इम्पॉर्टेंस क्या है, वैक्टर्स आर यूज टू मल्टीप्लाई एक्सप्रेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मल्टीप्लाई करने में और जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं बच्चों। नाउ होस्ट ऑर्गेनिज्म, अब हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि होस्ट तक पहुंचाना है, होस्ट तक पहुंचाना है, होस्ट तक पहुंचाना है। तो भाई क्या है ये होस्ट, कैसा घोस्ट है ये जो जहाँ तक हमें पहुंचाना है? तो बच्चों होस्ट जो है, होस्ट है एक ऐसा लिविंग सिस्टम जिसमें आरडीएनए पहुंचेगा और वो क्लोन्स बनाएगा। यानी कि हम आरडीएनए तक तो पहुंच गए, हमने आरडीएनए बना लिया, लेकिन अब ये आरडीएनए जो है इसको क्लोन भी करवाना है, इसको फर्दर मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो वो कौन होगा? एक ऐसा लिविंग सिस्टम जो उसको ख़राब ना करके उसको क्लोनिंग में हेल्प करेगा। तो मोस्ट कॉमन होस्ट्स हम क्या यूज़ करते हैं? इकोलाई यूज़ करते हैं, यीस्ट करते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल। इकोलाई जो है दिस इज़ द बेस्ट वन क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, फीजिबल है टू हैंडल और इसका शेल्फ लाइफ अच्छा है, ठीक है, और इसकी जो नंबर ऑफ कॉपीज़ की कैपेसिटी है वो भी बहुत हाई है और ये काफ़ी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंट है, बहुत आसानी से ये टॉलरेट कर लेता है मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट्स में। तो इकोलाई को हम बेस्ट होस्ट मानते हैं, ठीक है। मस्ट बी ईजी टू ग्रो, वेल कैरेक्टराइज्ड, जेनेटिकली स्टेबल, ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, आसानी से ग्रो कर सके। इकोलाई वेल कैरेक्टराइज, इसके कैरेक्टराइजेशन अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इकोलाई। जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इकोलाई। सो इकोलाई को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। यीस्ट को भी करते हैं बट मैंने ज़्यादातर इकोलाई का ही पढ़ा है और करा भी मोस्टली इकोलाई ही है, तो इकोलाई इज़ द बेस्ट वन। इंपॉर्टेंस क्या रहती है? होस्ट अलाउ रेप्लिकेशन फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन्स। होस्ट अलाउ करता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन्स, अपने प्रोटीन्स की प्रोडक्शन का और रिकॉम्बिनेंट्स को रेप्लिकेशन करवाने का। नाउ क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन सिस्टम। क्लोनिंग और एक्सप्रेशन सिस्टम क्या है? क्लोनिंग सिस्टम अलाउ जीन रेप्लिकेशन, क्लोनिंग सिस्टम अलाउ करता है जीन का रेप्लिकेशन। एक्सप्रेशन सिस्टम इंक्लूड करता है प्रमोटर सीक्वेंस जैसे कि लैक्जेड, इंश्योर करता है कि जीन का एक्सप्रेशन प्रॉपरली आए। सो एक्सप्रेशन सिस्टम में प्रमोटर सीक्वेंस होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, नॉट कंपल्सरी। हम प्रमोटर सीक्वेंसेस ले भी सकते हैं, नहीं भी। अगर हम लेंगे तो जीन का एक्सप्रेशन इंश्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब लैक प्रमोटर प्लाज्मिड्स के अंदर आता है, T7 प्रमोटर हाई लेवल एक्सप्रेशन के अंदर आता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट सिलेक्टेबल मार्कर्स। देखिए अच्छा क्लोनिंग वेक्टर वो है जिसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स भी प्रेजेंट हो। क्यों? अब हमें मान लीजिए होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन हो गया, बहुत सारे रेप्लिकेंट्स बन गए। अब आप बिना जस्ट ऐसे देख के क्या मुझे बता सकते हैं कि मैम इसमें इतने जो हैं वो उनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है और बाकियों में नहीं हुआ है? हम देख के इसे नहीं जज कर पाएंगे। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लेते हैं रिकॉम्बिनेंट सिलेक्टेबल मार्कर्स। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। मान लीजिए इस तरह से जिन पे ग्रीन डॉट्स हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब मैंने आपको डॉट्स के साथ एक्सप्लेन किया तो आप बता सकते हैं कि जिन पे ग्रीन डॉट्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, अदर्स आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। सो ये रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स। जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 आ जाते हैं, इसमें टेट्रासाइक्लिन भी है। दोनों हेल्प करते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो हैं वो सरवाइव कर जाएंगे एंटीबायोटिक मीडिया में, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो उस तरह से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन कर सकते हैं। कलर मार्कर्स में क्या आ जाता है? लैक्जेड आ जाता है। लैक्जेड ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करता है रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर। जितने भी रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो वाइट हो जाएंगे और जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो ब्लू हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। सो इंश्योर करने के लिए कि डिज़ायर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ही सिलेक्ट हो,
हम हमेशा सिलेक्टेबल मार्कर्स को यूज़ करते हैं। तो एक अच्छा वेक्टर वो है जिसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जैसे कि PBR 322, इसके अंदर दोनों ही मार्कर्स हैं, इसके अंदर एम्पिसिलिन भी है और इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन भी है। सो दोनों ही मार्कर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं और ये बहुत अच्छा हमें वेक्टर की तरह काम करता है। नाउ स्टेप्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, सबसे पहला स्टेप है आपका आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरे पास एक DNA था, इस DNA से मुझे एक आइसोलेशन करना है, अपना डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे यहाँ से सेपरेट आउट करना है। तो मान लीजिए ये मेरा डिज़ायर्ड जीन था, मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको कट किया और ये मेरा डिज़ायर्ड जीन मेरे पास आ गया। सिमिलरली मैंने एक वेक्टर से भी कट लगाया और यहाँ से वेक्टर को भी ओपन कर लिया, ये ओपन वेक्टर बन गया। अब मैंने लाइगेस की हेल्प से अब मैंने क्या किया, इस डिज़ायर्ड जीन को डाला इसके अंदर, तो लाइगेशन हुई और इस तरह से, होल्ड ऑन, और इस तरह से मेरे वेक्टर के अंदर डिज़ायर्ड जीन की एंट्री हो गई। लुक एट दिस, ग्रीन के अंदर ब्लू आ गया, मतलब मेरा डिज़ायर्ड जीन मेरे वेक्टर के अंदर चला गया। तो अभी हमने 3 स्टेप्स कर लिए हैं। पहला स्टेप हमने आइसोलेशन कर ली, कटिंग कर ली, इंसर्शन कर ली। वेक्टर के अंदर पहले हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कट करके ये मिला, हमने फिर उसके बाद वेक्टर को भी कट किया, ओपन वेक्टर बनाया और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद इंट्रोडक्शन की अब इसकी होस्ट सेल के अंदर, ये मेरा होस्ट सेल था, इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन की अपने वेक्टर की। ओह आई एम सो सॉरी, उल्टा बना दिया, ग्रीन से था ना वेक्टर, ग्रीन से वेक्टर था और ब्लू से डिज़ायर्ड जीन था। ये लीजिए, अब अपने rDNA की, जो अभी हमने rDNA फॉर्म किया था, ये दिस वाज द rDNA, ये जो rDNA बनाया था, इस rDNA को अब हमने होस्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से डाल दिया। अब इसकी कराई रेप्लिकेशन, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बन गए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स और कलर मार्कर्स की हेल्प से मैंने रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर दिया। अब एक बार रिकॉम्बिनेंट अलग हो गए, अब उन रिकॉम्बिनेंट की क्लोनिंग और एक्सप्रेशन करवा दिया, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन करवाया rDNA के अंदर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कलर मार्कर्स की हेल्प से सक्सेसफुली हमने उसको आइडेंटिफाई करा और उसके बाद उसकी होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन करवा दी, मल्टीपल कॉपीज़ बना दी, सूटेबल कंडीशंस देके जीन का एक्सप्रेशन कराया और अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या प्रोटीन हमने बना लिया। दिस वॉज द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। दैट्स ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। बच्चों, यहाँ तक हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरी तरह से कवर होती है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। अच्छे से वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा करने की। बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट जो आते हैं यहाँ से, और आप लोग जो भी मैंने आपको टेबल्स और डायग्राम्स बोले याद रखने के लिए, वो आपको याद रखने होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स। यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे इसकी फर्दर डिटेल्स के बारे में। So that's all for today. See you in the next video.